नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। मज़े करना बहुत ज़रूरी है हर परिस्थिति में। बच्चों, आप क्लास 10th में हैं और आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी और आप चाहते होंगे कि आपका रिज़ल्ट इस बार बहुत अच्छा आए। इसके लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है और बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए आप अभी शिक्षास्त्र एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं आपके लिए निरंतर यानी लगातार ऐसे ही वीडियोस जो आपके लिए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। तो फिर देर मत कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10 में क्लास 10th में, उसके अंतर्गत एक अध्याय आज हम समझेंगे जो है आत्मकथ्य। सबसे पहले हम ये जो कविता है जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान, उस कविता को लिखने वाली जो महान शख्सियत है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कविताएं लिखने वाले को कवि कहते हैं और हम एक कवि परिचय को आज समझने वाले हैं। चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद के बारे में मैं जब भी पढ़ता हूँ बच्चों, तो मुझे बड़ा ही प्रेरणादायक इनका जो पूरी की पूरी जो इनकी रचनाएं हैं, है ना, इनके बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो बड़ी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वह समझदार भी होता है और अक्सर देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद में कुछ योग्यताएं जो हैं वो आपके भीतर जन्म लेती हैं। लेकिन बच्चों, जयशंकर प्रसाद की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, बहुत संघर्ष में इनका समय बीता, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वो उपलब्धियां हासिल करी जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी बहुत मुश्किल प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म है बच्चों, वो जन्म हुआ था इनका 1889 में यानी 1889 में और वाराणसी में हुआ था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, काशी का प्रसिद्ध जो क्वींस कॉलेज है वहाँ पे वो पढ़ने तो गए, लेकिन स्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं हुई और वो 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बच्चों, हम अलग अलग स्टेट में या अलग अलग राज्य में रहते हैं भारत में, है ना। तो क्या होता है ना, जैसे अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जब आप 11वीं 12वीं पढ़ते हैं तो वो स्कूल के अंतर्गत काउंट किया जाता है। लेकिन वहीं अगर आप महाराष्ट्र में जाएं तो 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं को कॉलेज कहा जाता है ना। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों की कुछ अपनी अलग अलग भाषाएं हैं जिन पर उन राज्यों का अधिकार स्थापित है। तो इसलिए यहाँ पे जब लिखा हुआ है क्वींस कॉलेज में वो पढ़ने गए, तो आप इस बात से ये ना समझें कि वो ग्रेजुएशन करने गए थे। ठीक है, बात यहाँ पे स्पष्ट हो गई कि वो 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। और सोच के देखिए कि जब कोई 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाया तो उसके बाद में उसे कैसा होना चाहिए था, लेकिन उसके विपरीत ये जयशंकर प्रसाद कैसे हुए। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी इन भाषाओं का अध्ययन किया। और अध्ययन ऐसा नहीं बच्चों कि बस पढ़ लिया, नहीं नहीं नहीं। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से ये एक थे। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई थी बच्चों। तो चलिए समझते हैं और देखिए इनकी जो समझदारी है, जो गहराई है विषय के प्रति, वो आपको इस कविता का जब हम अर्थ समझेंगे तो एक एक पंक्तियों में स्पष्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। नाम है आत्मकथ्य। कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि अपने ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखिए, तो आप तो अभी खैर स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी आप जब आत्मकथाओं को पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ को पढ़ते हैं, जैसे महात्मा गांधी की जो है ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है सत्य के प्रयोग, है ना, द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ। तो अगर आपने वो पढ़ी हो या आप पढ़ें कभी, तो आपको पता चलेगा कि जीवन में अपनी आत्मकथा अगर हमें लिखनी है तो हमारा बहुत महान होना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसे ऐसे काम करने चाहिए जो दूसरों के लिए ख़ास तौर से कल्याणकारी रहे हों, तब तो लिखने का कुछ मतलब है कि नहीं। तो अब यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद जी के विचार हैं वो अक्सर एक सूझबूझ वाला व्यक्ति और जो गहराई से चीज़ों को सोचता है उससे मेल खा जाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा क्या किया है मैंने कि मेरे ऊपर आत्मकथा लिखने की मुझे आवश्यकता पड़ जाए। तो लिखा है क्या कि मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी यह, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास है।
यह लो करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अब इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो हमसे कहना चाह रहे हैं कि अपनी आत्मकथा न लिखने के पीछे क्या कारण है। क्या कारण है वो ये बोलते हैं, लिखा है ना मधुप गुनगुनाकर, हमने भी पढ़ा था। मधुप मतलब होता है भौरा, है ना, भौरा जो होता है जो फूलों के इर्द गिर्द घूमता है। तो वो लिख रहे हैं कि जो मन रूपी भौरा है ना वो प्रेम गीत गाता रहता है और अपनी कहानी सुनाता रहता है। अब झरती पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। आप जब पेड़ को देखते हैं तो पेड़ के लिए आप सोचेंगे कि पत्तियां क्या मायने रखती हैं। पेड़ को सिंचित करती हैं, है ना। सिंचित कैसे करती? पेड़ के लिए खाना बनाती है कौन? पत्तियां, है ना। हाँ, ये तो हमने पढ़ा है, विज्ञान में पढ़ते आ रहे हैं हम। तो पत्तियों का बहुत महत्व है ना पेड़ के लिए। पेड़ की पहचान, जब मैं आपसे कहता हूँ ट्री, तो सबसे पहले जो उसकी हरियाली है वो हमारे जहन में आती है। तो ऐसे ही जब किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उसका जो मन है ना वो हमें पहले दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति प्रसन्न है, कि खड़ूस है, कि दुखी है। सारी चीज़ें हमें वहाँ पे समझ में आती हैं। तो जो अहमियत पेड़ के लिए पत्तियों की है वही अहमियत हमारे लिए हमारे मन की भी है। तो कवि कहते हैं पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कि आज कई सारी पत्तियां मुरझाकर गिर रही, यानी जीवन में अनेक दुखद घटनाएं जो हैं वो कवि ने देख ली हैं और जीवन में अनेक निराशाओं का क्या किया है? सामना किया है। निराशा क्या होती है? निराशा तब होती है जब हमें किसी से कोई आशा हो और वो पूर्ण ना हो। एक सरल जीवन जीना और एक सफल जीवन जीना, एक सुखद जीवन जीना बच्चों सभी के लिए एक आशापूर्ण जीवन व्यतीत करने के बराबर है। हर कोई चाहता है कि वह अपने जीवन में सरलता को प्राप्त करे, सफलता को प्राप्त करे और सुखी रहे, आराम से जीवन यापन हो। लेकिन ये आशाएं अक्सर जो हैं वो निराशाओं में बदल ही जाती हैं परिस्थितियों के वश। तो कवि ने बहुत सारी निराशाओं का सामना किया है अपने जीवन में, कई सारी दुखद घटनाओं को भी समझा है ना। जीवन में जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं ना और हमारी उम्र लंबी होती है तो हम कई सारे अपनों को अपनी आंखों के सामने अपनों से दूर होता हुआ देखते हैं, है ना, खोता हुआ उन्हें पाते हैं। और धीरे धीरे हमें जो है हमारे जो दुख हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है मैंने अपने सपनों को मरते देखा है। कई बार होता है ना कि हम जो सोचते हैं, जो हमारा ड्रीम होता है वो बहुत कम ही पूरा हो पाता है। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपने सपने को जिया और अपने सपने को पूरा वो कर भी पाए, है ना। हर बार परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती। कई बार हम प्रयास तो 100% करते हैं, वास्तविकता में रियलिटी में 100% करते हैं, लेकिन रिजल्ट हमें वैसा नहीं मिलता बच्चों। तो इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है। सब कुछ क्या है बच्चों? चंचल है। जिसकी भी बात करें, चंचल मतलब स्थिर नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई चीज़ हमेशा हमारे पास रहेगी, कोई व्यक्ति हमेशा हमारे पास रहेगा। तो सब कुछ जो है वो चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का मजाक बनाने में लगे हुए हैं, है ना। हम एक दूसरे का मजाक बात करते समय, मिलते समय आसानी से उड़ा देते हैं, व्यंग कर देते हैं, चाहे दोस्ती में कह लो, है ना, या आपस में परिवार वालों में कह लो, रिश्तेदारों के बीच कह लो। हर किसी को एक दूसरे में कमी नज़र आती है। अगर कोई हमसे कहे कि भैया मेरी 5 कमियां बताओ तो हम 50 गिनाने के लिए तैयार रहते हैं कि अरे क्या 5 की क्या बात कर रहे हो, मैं तो 50 बता दूंगा। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी सुनाने लग जाएंगे तो लोगों को आनंद तो मिलेगा, लोग खुश तो होंगे कहानी सुन के, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरे जीवन की खाली अगर देख सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम क्या देखना चाहते हैं। जब हमें कोई कहानी बताता है, कोई फिल्म हम देखते हैं तो हम देखना चाहते हैं उसमें दुख, हम देखना चाहते हैं उसमें संघर्ष की कहानी, हम देखना चाहते हैं कि कैसे जो है उस कहानी का नायक जो है उन सारे बड़े से बड़े दुखों को झेलते हुए बाद में जो है फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो कवि के कहने का भाव है कि मेरे जीवन में दुखों और अभावों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है जिसे मैं दूसरों के सामने व्यक्त करना नहीं चाहता। कितनी बार होता है ऐसा और कितने लोग हैं ऐसे जिनके साथ आप अपने निजी दुख साझा करते हैं बच्चों। जो आपका अपना दुख है, जो आपकी अपनी तकलीफ़ है, आप सबको तो नहीं बताते और सारे दुख भी आप किसी को नहीं बताते।
कई ऐसे दुख हैं, कई ऐसी तकलीफ़ें हैं, कई ऐसी परेशानियां हैं जो आपने आज तक किसी से कभी नहीं कही और ना आप कभी कहेंगे। तो ऐसे ही जयशंकर प्रसाद जी जो है वो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिख तो दूं, लेकिन चूंकि वो एक लेखक हैं, कवि हैं, तो वो उनके लिखने का वो गुण है, ये कला है उनके पास में कि जब वो लिखते हैं तो सत्य की पराकाष्ठा पर अपने आप को स्वयं पर आकलित करके लिखते हैं। यानी जब भी लिखेंगे तो सत्य लिखेंगे। अब ऐसे में तो उन्हें अपने जीवन के हर दुख को जो है वहाँ पे परिचय करवाना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में जो है बच्चों, एक घटना दूसरी घटना से बहुत वेल कनेक्टेड होती है। जो हो रहा है आज वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीते दिनों में ऐसा कुछ हुआ है कि वो आज हो, इसलिए हो रहा है। सब पहले से तय है, हम कहते हैं इसीलिए, क्योंकि हम आज जो कर रहे होते हैं जानने बूझकर या बिना जाने पहचाने, वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले भविष्य की घटनाओं को जन्म देने के लिए एक निर्णय की तरह काम करती हैं घटनाएं। वही जयशंकर प्रसाद जी के साथ भी है। अब वो कहते हैं कि अगर वो एक दुख बताएंगे तो उन्हें दूसरा भी बताना पड़ेगा, तभी तो बात समझ में आएगी कि ये क्यों मिला, ऐसा कैसे हो गया। कई बार हम तार्किक हो जाते हैं, जब कोई हमें अपनी परेशानी अगर बताता है तो हम तार्किक हो जाते हैं। हल बताते समय हम कहते हैं कि तुमने यहाँ पे गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे तुम्हारी गड़बड़ हो गई। लेकिन वास्तविकता ये है बच्चों कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई अपनी लापरवाही या गलती की वजह से किसी परिस्थिति में फंस जाए बुरी, क्योंकि हर व्यक्ति में अपनी एक समझदारी और अपनी एक सूझबूझ होती ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहली जो पंक्तियां हमने कुछ पढ़ी उसका अर्थ है बच्चों। अब मैं ये पढ़ता हूँ आपके सामने, समझिएगा। यहाँ पे लिखा है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, और खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। आलिंगन मतलब होता है गले मिलना। यानी लास्ट वाली लाइन में देखिए क्या लिखा है कि वो सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखा मैंने और मैं जाग गया, और वो गले लगाने मुझे आ रहा था और आते आते मुस्कुरा के भाग गया। चलो इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा है। स्वप्न क्या होता है बच्चों? स्वप्न एक छलावा ही तो होता है जो हम रात को सोते वक्त कभी देखते हैं। उसमें हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, और अचानक से नींद खुलती और पता चलता है कि अरे ये तो स्वप्न था, है ना। जीवन में जो कुछ पाना हम चाहते हैं वह सब उनके पास आकर भी क्या हो गया बच्चों? दूर हो गया। किनके पास? कवि के पास, जयशंकर प्रसाद जी के पास। यह उनके जीवन की विडंबना है। जो लोग उनके जीवन की दुखपूर्ण कथा को सुनना चाहते हैं वे ये नहीं समझने लगे कि वही उनके जीवन रूपी गागर को खाली करने वाली थी। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखें, जो उनकी दुखपूर्ण कथा को सुनना चाहते हैं। कहीं वो कथा को सुनकर पढ़कर ये ना समझने लगे, कवि कह रहे हैं कि जीवन रूपी जो गागर है वो उसको खाली करने वाले हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कहानियाँ पूरी दुख की हैं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ ऐसा उनको लगता है। वे अपनी इन कमज़ोरियों का बखान कर जगहसाई नहीं करा सकते। हम कितना भी कह लें कि हमें लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें लोगों के बीच ही रहना है, समाज के बीच रहना है, अपने दोस्तों के साथ रहना है, अपने रिश्तेदारों के साथ रहना है, अपने पड़ोसियों के बीच रहना है, अपने गांव शहर में रहना है। तो ये संभव ही नहीं है कि हमें लोगों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। ठीक है, तो वो ऐसे में अगर आप अपनी कोई दुखद घटनाएं बताएं और ये बताएं कि आप कितने कमज़ोर थे, लाचार हैं, तो लोग जो हैं वो जगहसाई करने लगते हैं। यानी जो दुनिया है वो आप पे हंसने लगेगी और फिर आपका उनके बीच रहना भला कैसे संभव होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि जगहसाई नहीं करा सकते। वे अपने छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते कि कैसे लोगों ने उनको छल से जो है धोखा दे दिया। लोगों को, बच्चों, किसी को भी एक ऐसा इंसान आज के समय में पसंद नहीं है जो बुद्धिमान नहीं है, समझदार नहीं है। अगर वो बेवकूफ़ है तो लोग उसे और बेवकूफ़ बनाते हैं और उसको एंटरटेनमेंट का एक सोर्स बना लेते हैं।
जरिया बना लेते हैं, माध्यम बना लेते हैं कि जिसके पास भी मिले और उसकी मज़े लेने लग गए, उसकी घटनाएं बताने लगे मज़े ले लेके। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है। अब सपने में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आप सपना देख रहे हैं और आपको चाहिए एक बहुत बढ़िया सी बाइक या स्कूटी, और सपने में मिल गई तो खुश हो गए आप सपने में। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, लेकिन वह स्वप्न की भांति टूट गया कि फिर जैसे नींद खुली और देखा कि अरे आप तो बिस्तर में हैं, ना तो कोई स्कूटी मिली आपको ना बाइक। तो वैसे ही उनके जीवन में एक बार प्रेम आया था, लेकिन वो स्वप्न की तरह टूट गया और अपने जीवन की मधुर और उज्ज्वल स्मृतियों में सबको भागीदार वो नहीं बनाना चाहते। वह उन्हें सबके सामने क्यों अभिव्यक्त करें, ऐसा वो कह रहे हैं। जब कभी वह अपनों के साथ खिलखिलाकर हंसा था, इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपने उज्ज्वल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये कविता की जो पंक्तियाँ थी ये वाली आपको समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके अगले भाग को। इस यहाँ पे क्या लिखा है जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब इन पंक्तियों को ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरा अर्थ लिए हुए ये पंक्तियां हैं बच्चों। यहाँ पे कवि जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जीवन में ना उन्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं। छोटे मोटे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं बच्चों, लेकिन सबके लिए सुख के और दुख के अपने अलग मायने। हो सकता है कोई परिस्थिति में आपका दोस्त दुखी हो जाए, लेकिन वो परिस्थिति में आप बिल्कुल दुखी ना होते हो, क्योंकि वो आपके लिए दुख ना हो, क्योंकि उसको आप आसानी से झेल जाओ, उस परिस्थिति से बाहर निकल जाओ। जैसे हो सकता है कि एक हफ्ते बाद यदि आपकी परीक्षा ले ली जाए, किसी विषय में टेस्ट हो जाए, तो आपकी तैयारी पूरी हो तो परिस्थिति आपके लिए दुखदाई ना हो, लेकिन जिसकी नहीं तैयारी है, आपका दोस्त है अगर, तो उसके लिए तो दुखदाई हो सकती है ना। तो सबके लिए दुख अलग होते हैं, सबके लिए सुख अलग होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि उनको जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सुख से मतलब ऐसा सुख जिनकी उन्हें तलाश थी कि ये सुख होता है, जिसको वो सुख मानते हैं, ऐसा। तो उसने स्वप्न में भी जिस सुख को देखा था, नींद से जगने पर उसे वह सुख प्राप्त नहीं हुआ। कहते हैं ना पिछली पंक्ति में कि उनके जीवन में प्रेम आया था, लेकिन स्वप्न की भांति टूट गया। वह सुख देने वाला स्वप्न भी उनकी बाहों में आते आते मुस्कुराकर भाग गया। यानी कवि को कभी स्वप्न में भी सुख प्राप्ति नहीं हुई। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ न कुछ नहीं मिल सका। कवि अपनी जो प्रेयसी थी उनकी सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि मानो भोर जो है, सुबह जो है, वो अपनी लाली उनकी प्रेयसी की गालों की लाली से प्राप्त करती है, लेकिन अब ऐसी रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है। और कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं, और इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। ठीक है, कि सादा जीवन वो जीना चाहते हैं, बहुत ऐसा नहीं चाहते कि बहुत प्रसिद्ध हो जाएं, है ना। तो सादगी का और उनके विनय का, कितने विनम्र है वो, इसका प्रमाण मिलता है। वे कहते हैं कवि कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया। मेरे अतीतों को मत कुरे दो, जो उनका इतिहास है उसे मत कुरे दो, उन्हें मौन रहने दो। कवि के कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वे अपने जीवन के रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, उन्हें दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहते। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता का जो भावार्थ है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, और बहुत अच्छा भी लगा होगा आपको पढ़ के, क्योंकि हम भी उस पात्र की तरह हैं जो ज्ञान चाहता है, और जब भी हमें कोई अच्छी जानकारी मिलती है तो हम अपने आप को जो है भरा पूरा महसूस करते हैं। बच्चों, अब अगर मैं बात करूं जयशंकर प्रसाद जी की कुछ प्रमुख रचनाओं की, तो वो इस प्रकार हैं। अगर मैं उनकी काव्य कृतियों की बात करूं, यानी कविताओं की, तो उसमें नाम आएगा चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी का। अगर नाटक की बात करूं तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी मुख्य हैं।
और याद रखिए, ये आप निरंतर पढ़ेंगे, आप 12वीं में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये जो रचनाएं हैं इनमें से कुछ ना कुछ एक न एक हिंदी की पाठ्यपुस्तक में ज़रूर मिलेगा। उपन्यास की बात करें तो उसमें कंकाल का नाम आएगा, तितली और इरावती ये नाम भी शामिल है। फिर अगर हम कहानी संग्रह की बात करें अंत में, तो आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस अध्याय का ये भाग, जिसमें हमने भावार्थ को बड़ी गहराई से, गंभीरता से समझने का प्रयास किया, जयशंकर प्रसाद जी को जानने का प्रयास किया, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। बच्चों, क्या होता है ना, जब कोई व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहता, 200 साल 150 साल पहले जन्म लेके जा चुका है हमें छोड़ के, तो अगर उसने कुछ लिखा है ना, तो समझ लो कि जिस विषय पर लिखा है उस विषय पर हमारी उससे बातचीत हो रही है। तो मज़ा आता है समझदार लोगों से, अनुभवी लोगों से बात करने में। तो जब आपको मौका मिले तो ज़रूर किसी महापुरुष के द्वारा लिखी गई कहानियों को, किस्सों को, या जो भी जानकारी है उसे ज़रूर पढ़ा कीजिए। ऐसा करने से आप उनके जीवन का अनुभव भी अपने जीवन में बहुत कम उम्र में प्राप्त कर लेंगे। सोच के देखिए, कोई व्यक्ति है जिसने 60 साल जीवन में अपना अनुभव प्राप्त किया और एक किताब लिखी, और आपने उस किताब को पढ़ा, और अभी आप 13 वर्ष के हैं मान लीजिए, 13 ईयर्स के, और आपने वो किताब पढ़ी, तो आपका अनुभव 13 + 60 हो जाएगा। एम आई राइट? तो इसलिए बच्चों, किताबें ज़रूर पढ़ा कीजिए, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, है ना। अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा भी बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, उससे इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने शिक्षास्त्र एजुकेशन के इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया है, और आप इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, साथियों के साथ, परिचितों के साथ, स्वजनों के साथ, सबके साथ, ताकि वे लोग भी देखें इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। और हमारी जल्दी मुलाकात होगी बच्चों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।